जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदरोगा के लिए हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स की क्लासेस कवर करवा दी है। ठीक है, तो फिजिक्स की आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम फिजिक्स की एक लास्ट क्लास लेके आएंगे, उस पर हम आपको पूरा डिटेल से वो क्लास पूरी कवर करवा देंगे। ठीक है, कुछ जो जो आपका टॉपिक बचे होंगे उन टॉपिक को हम कवर करवा देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक हो विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व है। ठीक है, तो इसका बेस पे जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी, यूपीएससी और एमपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, और कोई क्वेश्चन या यूके पीएससी में भी पूछे गए पुराने जो प्रश्न है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। कुचालक, सुचालक, चालक और कुचालक दो चीजें होती है, एक अर्धचालक होता है। ठीक है, चालक जिसमें क्या होता है, तार करंट बह सकता है उसको हम चालक बोलेंगे। कुचालक जिसमें धारा नहीं बह सकती। ठीक है, अब नॉर्मल आपने पानी देखा होगा, तो पानी में क्या होता है, हमेशा धारा बहती है। ठीक है, तो पहला सही होगा। अब संतरे का रस, इसमें भी पानी है। जब भी कोई एसिड होगा, एसिड हमेशा क्या करता है, करंट धारा प्रदान करता है, क्योंकि ये H+ आयन देता है। तो ये बी भी आपका करेक्ट आंसर होगा, और सी भी, नींबू का रस भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये सब सुचालक है। आपको बताना क्या है, कुचालक कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। जो आपने देखा होगा, एसी करंट, एसी और डीसी दो प्रकार के करंट होते हैं। एसी जो होता है वो अल्टरनेट करंट होता है, डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। क्या हम चौक कुंडली द्वारा कर सकते हैं? नहीं, चौक कुंडली द्वारा हम डीसी कर सकते हैं, एसी नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर तो खाली बिजली का स्टोर करने का काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, जो डायनेमो क्या करता है, वो एसी करंट को उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, वो डायनेमो होगा। ठीक है, तो आपके लिए बी आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विद्युत विभव यानी कि विभवांतर आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है। ठीक है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, जो विद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि होती है, सदिश नहीं होती है। ठीक है, तो यानी केवल एक सही होगा। ठीक है, तो केवल एक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सॉल्व कर चुके हैं। आपका जो एग्जाम होगा 22 जून को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके का लगभग आपका पेपर बनेगा, तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़िए। आपके पास टाइम है, अभी 10 से 15 दिन बचे हैं। 10 से 15 दिन को इन क्वेश्चनों को ध्यान से सॉल्व कीजिए और पढ़िए। अगर यही क्वेश्चन भी आप पढ़ लेंगे, तो क्या पता इसी क्वेश्चनों में से आपसे वहां पेपर में पूछ ले। ठीक है, तो फैराडे स्थिरांक क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, या इलेक्ट्रोलाइट पर पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, या विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया हो, या सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ठीक है, चौथे का जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर डी, ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, जो फैराडे स्थिरांक क्या होता है, एक सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब होता है हमेशा, सभी के लिए। तो सार्वभौमिक क्या होता है, एक स्थिरांक है, यानी कि इसकी एक वैल्यू होगी कोई, वही क्या होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ठीक है, चौथे का करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या दिया गया है आपको, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। मतलब आप प्रकाश, एक कल मैंने आपको ऑप्टिक्स वाला चैप्टर अच्छे से कवर करवा दिया है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में से कौन सी चीजें नहीं बदलती, बोला है। क्या वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, या अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, चेंज नहीं होती है। बाकी वेग इसका चेंज होगा, तरंग दैर्ध्य भी इसका चेंज होगा, और अपवर्तनांक भी इसका चेंज होगा। ठीक है, अपवर्तनांक हर मीडियम का अलग अलग होता है। अब वेग अगर सघन माध्यम होगा और विरल विरल में ज्यादा हो जाएगा और सघन में कम हो जाएगा। ऐसा ही तरंग दैर्ध्य भी होगा, तरंग दैर्ध्य इसी का उल्टा होता है, लैम्डा से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठे को देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है।
अब जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है, जैसे सनलाइट आपने देखा होगा वैसा ही इनका वेग भी होता है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो छठे का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने दिया गया है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। अब तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है, ऐसे प्रश्न भी बनेंगे। सारे प्रश्न आपको टफ ही थोड़ा ना पूछेगा। अगर आपसे 100 क्वेश्चन वो पूछेगा, 100 में से कम आपसे 20 से 30 क्वेश्चन आपको घुमा के टफ पूछेगा। बाकी जो 50 70 क्वेश्चन होंगे, 50 से 70 के बीच जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी आपसे पूछेगा, ठीक है। बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आपके लिए आराम से ये निकल सकता है एग्जाम, ठीक है। 124 पोस्टें हैं, कम नहीं होती हैं। आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। जो विद्युत धारा किस माप का होता है, एमीटर होता है, ठीक है। एमीटर की क्या कहते हैं, विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके सामने। 8वां क्या कह रहा है, 8वां दिया है विद्युत शक्ति की इकाई है। अब विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है, शक्ति का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वॉट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, कॉपर के एक तार की त्रिज्या तथा लंबाई L है तो इसका प्रतिरोध R यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या 2 तथा लंबाई L/2 हो तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ताकि सॉल्व करने में काफी समय लग जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो 90 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, R/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप कैसे निकला ये आपको क्या ये 2 का क्यूब करना पड़ता है, वो अभी आपको फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने, 10वां क्या कह रहा है, एलईडी का पूरा नाम। अब आपको पता होना चाहिए एलईडी का पूर्ण नाम क्या होता है करके। जो एलईडी का पूर्ण नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। ध्यान से डिवाइस मत करना कभी भी, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां, ऐसे ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे, पिछली बार भी आपसे ग्राफ पूछे गए थे, ठीक है। ये तीन रैखिक प्रतिरोध 1 2 3 के लिए धारा I तथा वोल्टता V के बीच नीचे दिए गए हैं। तो आपको इन ग्राफों में बताना है कि कौन ये है करके, ठीक है। क्या बताना है आपको, यदि इन प्रतिरोधकों का R1 R2 R3 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा करके ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप पहले ध्यान से इस ग्राफ को देखिएगा। तो ग्राफ देखिएगा सबसे पहले। ग्राफ क्या कह रहा है, आपको यहाँ दिया है ऐसे करके, यहाँ पर ये और यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, 1 3 और 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपका आंसर होना चाहिए वो आपका 11वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब बी क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, R1। आर वन सबसे छोटा होगा, उसके बाद R3 के बाद फिर क्या होना चाहिए, R2। यानी यहाँ पर ये चित्र थोड़ा सा ये साइन थोड़ा चेंज हो गया, तो ये साइन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा R1 होगा, सबसे छोटा R1, फिर R3, फिर R2, यानी कि सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, R2। ऐसे आप एक ग्राफ में भी देख लीजिए। ग्राफ में सबसे बड़ा क्या होगा आपका, R1 सबसे छोटा, उसके बाद R3 और फिर R2, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 12वें को। 12वें का आंसर क्या होगा, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या विद्युत मोटर ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल जाता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो क्या करता है, विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आप पंखा देखा होगा, जब पंखा चलता है तो पंखे में मोटर लगा होता है, तो वो घूमता है तो विद्युत क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, ठीक है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण बिजली विद्युत कितना खर्च होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 10 यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सबको एक काम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपके सामने। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पहले देखते हैं क्या, वाट, वोल्टेज, ओम और एम्पियर। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है? तो केवल, अब बिजली का बिल किस पर आएगा? वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, ओम से भी कोई मतलब नहीं है, एम्पियर से भी कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है? वाट से, कि कितनी वाट हम बिजली खर्च कर रहे हैं, इस पर ही बिजली का बिल निर्भर करता है। ठीक है, तो देखते हैं केवल एक किस में सही है। ठीक है, तो केवल एक हमारा सही है, या ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक मकान में दो बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब की उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले बल्ब की, अधिक रोशनी वाले बल्ब की, या दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, या रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती है? ठीक है, तो 16वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए आंसर। जो मंद रोशनी वाला बल्ब होगा उसका जो अवरोधक होगा वो उच्चतर होगा। क्यों? ताकि वो क्या करेगा, उसमें कम लाइट होगी तो ज्यादा पावर तक, देर तक वो पावर देगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, मंद रोशनी वाले बल्ब। आपने कभी भी देखा होगा 0 वाट का बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब अगर आप लेते होंगे, तो 0 वाट का बल्ब बहुत देर तक चल जाता है, जबकि 100 वाट का बल्ब लगभग 15-20 दिन में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17वां है। 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिन पदार्थों में वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। अब जिसमें प्रतिरोध होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जिसमें भी प्रतिरोध होगा उसको हम विद्युत रोधी बोलेंगे, प्रतिरोधक नहीं बोलेंगे, ये गलत करना। ठीक है, जिसमें प्रतिरोध होगा वो क्या करेंगे, विद्युत रोधी। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विद्युत का यानी कि लाइट का क्या करता है, विरोध करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत रोधी, विद्युत का प्रतिरोध करने वाले को हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, डायनेमो प्रवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है डायनेमो? तो डायनेमो करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम किसका है, डायनेमो का है। ये प्रश्न बार बार बनता भी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। जो आपने फ्यूज वाला तार देखा होगा तो उसमें किस चीज की विशेषता होती है, ये प्रश्न बना है। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए आंसर, निम्न प्रतिरोधक शक्ति होती है, उच्च गलनांक। उच्च गलनांक तो नहीं हो सकता, निम्न प्रतिरोधक क्षमता नहीं हो सकती, ये तो गलत है। उच्च गलनांक होगा, ये भी गलत है, नहीं हो सकता है। गलनांक बहुत कम होना चाहिए। निम्न प्रतिरोधक, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, उच्च प्रतिरोधक होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। प्रतिरोधक क्षमता हमेशा हाई होनी चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां है। अब 20वें का क्या है आंसर, निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम चालक, अब चालक यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे से करंट बह सकता है, तो वो क्या होता है, चांदी होता है। तो इसको आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21वां है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21वां है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती को एसी भी बोलते हैं, धारा को डिस्ट धारा यानी कि डीसी में, एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, रेक्टिफायर द्वारा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम होता है रेक्टिफायर का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है, और सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आपने देखा होगा नॉर्मल जो ट्यूबलाइट आप घर में चलाते हो, तो उसमें जो गैस कौन सी भरी होती है, उसमें दो दो गैसें भरी होती हैं। ठीक है, तो 22वें का करेक्ट आंसर होगा, एक तो होती है आर्गन, एक होती है मर्क्यूरी वेपर। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, मर्क्यूरी वेपर और आर्गन, मर्क्यूरी और आर्गन दो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, और 23 क्या कह रहा है, यदि आर प्रतिरोध वाले तार को पिघलाया जाता है तो उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 23वें का, वो ऑप्शन नंबर ए, R/4
4 होता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व कराने हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊं, ठीक है। तो अगर आपको चाहते हैं कि सर न्यूमेरिकल करवा दो करके, तो मैं कोशिश करूंगा फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल हैं एक पूरी उसकी क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपको पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। लगभग आज का लास्ट क्वेश्चन रह गए। सीएफएल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? आपके घर में कभी सीएफएल भी लगा होगा और एलईडी लैंप भी लगे होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा कथन कह रहा है सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। और तीसरा कह रहा है एलईडी की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है, ठीक है। अब इसका जो आंसर क्या होना चाहिए वो होना चाहिए कौन कौन से कथन सही है इसमें। तो एक तो इसमें पहला कथन सही है, पहला कथन एकदम सही है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल जो पारा होता है वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी अर्धचालक का प्रयोग करता है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या होता है सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तीसरा एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम होता है, ये सही है। पहला और तीसरा आपका सही है। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज मैं लगभग आपको 20 से 21 क्वेश्चन ये नए जो विद्युत धारा एवं चुंबकत्व है इसके क्वेश्चन कराए, ठीक है। इसमें 2 से 3 न्यूमेरिकल आए थे जिसको मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करवाने के लिए उतना समय भी नहीं है, और न्यूमेरिकल ढूंढने के लिए थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देने के लिए जब आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करोगे तभी मैं आपके लिए ले पाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।